नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 4 कक्षा 12वीं में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 के अंतर्गत रासायनिक बलगतकी। और रासायनिक बलगतकी में हमारा टॉपिक है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं पहले हम उन पे एक नज़र मारें। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो बनता है अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, इसका आंसर आज हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। और साथ ही साथ इसमें पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अर्ध आयु काल है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन साथ में पूछा जाता है। और फिर यहाँ पर आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। और ये जो अर्ध आयु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव भी आता है कई बार कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए जो अर्ध आयु काल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। तो आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन के बाद हम सबसे पहले हम देखते हैं अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। अर्ध आयु काल किसे कहते हैं? अर्ध आयु काल, तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि अर्ध आयु काल मतलब कि आधा लगा हुआ समय। आयु काल मतलब जो भी आयु है उसकी आधी आयु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसकी आयु की बात कर रहे हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया जब उसकी आयु आधी हो जाती है तो उसमें जो समय लगता है वही क्या है? अर्धायु काल। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है, अर्ध पूर्ण कहते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है तो उसके पूर्ण होने पर जो समय लगता है वह कहलाता है अर्धायु काल। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अर्ध पूर्ण होने के लिए या आधी पूरी होने के लिए जो समय लगता है वो कहलाता है अर्धायु काल। या इसको हम कहते हैं कि वह समय, आप नोट करेंगे इसे, कि वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है। प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है उसे हम अर्धायु काल कहते हैं। किसी वह समय जब क्रियाकारक की सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता है उसकी आधी हो जाती है तो उस समय को हम कहते हैं अर्धायु काल। तो इसकी दो परिभाषाएं हैं जो आप नोट कर लिए होंगे। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि अर्धायु काल निकालिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए। तो इसका जो व्यंजक है वो हमको देखना है। आप हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना, ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम अब तक पढ़ के आए हैं वेग स्थिरांक का मान। वेग स्थिरांक हमने निकाला, ये जो k है, k का मान क्या होता है? 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, ये क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना करना हमको। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वेग नियतांक का मान। तो ये जो वेग नियतांक का मान है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान करें कि जो अर्धायु काल है उसको हम t½ से दर्शाते हैं, t½ आधा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक की जब गणना करते हैं तो हमको ये व्यंजक बनना चाहिए कि k = 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस x। अब यहाँ पर जो t है वो क्या है? समय है। k क्या है? वेग स्थिरांक है। यहाँ पर जो a है आप बिल्कुल ध्यान रखें कि a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। और a माइनस x क्या है? t समय के पश्चात सांद्रता, t समय के पश्चात सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो जब हम अर्धायु काल की गणना करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे अर्धायु काल मीन्स जबकि t क्या हो जाता है? t½ अर्धायु काल के लिए t क्या हो जाएगा? t½ और
यहाँ पर जो प्रारंभिक सांद्रता है, क्या होता है कि अर्धायु काल में जो प्रारंभिक सांद्रता, जो अभिकारक की सांद्रता है, वो प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है ना। तो a माइनस एक्स क्या था, t समय के बाद सांद्रता। तो जब t इक्वल टू हाफ होगा तो प्रारंभिक सांद्रता a माइनस, प्रारंभिक सांद्रता तो a है, लेकिन t समय के पश्चात क्या थी, a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स की जगह अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, a/2, क्योंकि जो सांद्रता है अर्धायु काल के पश्चात a/2 हो जाती है। तो ये जो मान है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये आपका हो गया समीकरण 1। इस मान को जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ। आप देखेंगे मैंने क्या लिखा, t हाफ। फिर यहाँ पे आ जाएगा log 10 a अपॉन a/2, है ना। हमने a माइनस एक्स की जगह डायरेक्ट क्या रख दिया, a/2। अब हमको इसी को मैं आगे साइड पे लिखूंगी, आप देखेंगे यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पर जो a/2 है उसमें से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, पहले ही हम इसका पक्षांतर कर ले, हमको अर्धायु काल निकालना है। तो k की जगह यहाँ पर पहले हम क्या कर सकते हैं, t हाफ। तो ये हो जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 10 a अपॉन a/2। पहले हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, है ना, एक स्टेप यहाँ थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं। टी हाफ ये निकालना है, तो टी हाफ के लिए ये हो गया, तो यहाँ पर a से a कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 10 2। ठीक है, ऐसे है कैंसर। अब ये जो log 10 की वैल्यू आप लिख दें, log 10 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.3010। ये वैल्यू होती है log 10 की, तो इसको हम रख दें t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010। जब आप इसका इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो t हाफ की जो वैल्यू निकलती है वो होती है 0.693 अपॉन k। तो ये हो जाती है अर्धायु काल की गणना। किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान 0.693 अपॉन के होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आना है इस यूनिट से। तो 1 नंबर पे ये क्वेश्चन भी आता है कि अर्धायु काल का मान लिखिए, तो आप वैल्यू याद रखेंगे 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देख ले, हम क्या निकाल रहे थे, प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो आप देखें, मैंने कहा था a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और जब हमने अर्धायु काल निकाला तो यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता a नहीं है ना। तो आप लिख सकते हैं कि इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। अब इसी में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बना था वो किसके लिए बना था, शून्य कोटि के लिए, है ना। तो शून्य कोटि के लिए भी आसान है, नोट कर लिया आपने इसे। शून्य कोटि के लिए अर्धायु काल की जब हमको गणना करना है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जब हम गणना करते हैं, शून्य कोटि के लिए k इज इक्वल टू होता है a अपॉन t, यहाँ पर a अपॉन x/t ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक k इज इक्वल टू होता है x/t। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पर x क्या है, t समय, और x क्या है, t समय के पश्चात अभिकारक की सांद्रता, है ना। यहाँ पर x क्या है, t समय के पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अर्धायु काल निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर k इज इक्वल टू हो जाएगा t हाफ और t हाफ, और यहाँ पर जो x क्या है वो है t समय के पश्चात सांद्रता। लेकिन जब t हाफ लेंगे, जब अभिक्रिया आधी पूरी होती है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a/2। फिर से क्योंकि x सांद्रता है और a/2 क्या है, a है प्रारंभिक सांद्रता, और प्रारंभिक सांद्रता का आधा कर दें हम,
तो इस मान को बस हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो इसको हम पलटा लेंगे, T½ इज इक्वल टू A/2 और यहाँ पे क्या जाएगा K, केवल इतना। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, और ये क्या है, वेग नियतांक का मान। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको A दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, मीन्स कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल A पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि वेग नियतांक का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है ना। तो बस इतना ही करना है आपको। अब इससे संबंधित जो 4 पॉइंट है वो आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे मैं इसी में बना दे रही हूँ इसको। ये हम लिख रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब यहाँ पर ये है वेग नियतांक का मान, वेग नियतांक, ओके। अब इसके लिए जब मैं अगर वेग नियतांक का मान निकालती हूँ तो वो क्या आ जाता है, इसके लिए हमने देखा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, यहाँ पर था T log 10 A अपॉन A माइनस x, ये K का मान था। लेकिन अर्धायु काल का मान क्या है, अर्धायु काल, इसका मान हमने क्या निकाला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, T½ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, और ये अर्धायु काल, ये क्या है, अर्धायु काल। तो ये 4 व्यंजक को आप अगर ध्यान से देखें, है ना, 4 व्यंजक कौन से, 1, 2, ये जो 3 है ये सूत्र है ना, और ये 4, इन चारों से जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, चारों को सबसे पहले 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान K इज इक्वल टू x/t, अर्धायु काल का मान T½ इज इक्वल टू A/2K, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस x, अर्धायु काल का मान होता है T½ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इनको थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि जब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ना तो हम भूल जाते हैं, है ना। तो आप इनको थोड़े से ध्यान रखेंगे इस तरीके से 4 व्यंजक। फिर क्वेश्चन मैंने कहा था, अब देखें, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता मीन्स A पर निर्भर नहीं करता, लेकिन अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। A लिखा है मीन्स प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक K का मान A पर निर्भर करता है। A मीन्स अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। और वहीं जब हम निकालते हैं अर्धायु काल, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता मीन्स A पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पर A नहीं है ना। तो ये जो 4 पॉइंट है वो आप याद रखेंगे। चारों पॉइंट से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल का मान है वो A पर निर्भर नहीं करता या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि वेग नियतांक का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इस तरीके से तैयार हो जाते हैं, पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, बाकी लिखना आपको कॉमन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव भी किसी प्रकार से आ सकता है। तो आप इसे अच्छे से देखें, वीडियो को समझें, नोट करें। थैंक यू।